नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पर। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर जो हमारी टीम मौजूद है उससे एक एक अपडेट भी जानते हैं। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। जी हां, और इन 3 प्रमुख खबरों में आज सबसे पहली खबर होगी तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई। जी हां, जिसको लेकर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि आतंकी तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द भारत को सौंपा जाएगा। तो इसके बाद में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि तहव्वुर राणा को लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब मिल रही हैं और हर तरफ भारत की जो ये कूटनीतिक जीत है उसकी बात कही जा रही है। और इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है सोशल मीडिया से जुड़ी, जहां पर रणवीर अलाहाबादिया अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद में वहां पर उन्होंने अपील की है अपनी जो उनके खिलाफ जो शिकायतें हुई हैं। और लेकिन इसके साथ ही जहां अपील की है लेकिन उस अपील को सीधे तौर पर इनकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। क्या है वो अपील और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बताएंगे आपको। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है आरबीआई से जुड़ी, जहां आरबीआई का एक्शन देखने को मिला है लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्राहकों के लिए, एक बैंक के जो ग्राहक है उनके लिए टेंशन बनता हुआ नजर आया। आखिर ये कौन सी बैंक है और क्यों ये एक्शन लिया गया है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही आज न्यूज पंच में बात होगी चौथी खबर की भी। और चौथी खबर है रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। जी हां, लगभग 3 साल हो चुके हैं इस युद्ध को शुरू हुए रूस और यूक्रेन के बीच, और जिसके बाद आज एक टेबल पर नजर आएंगे यूक्रेन और रूस, जिसके बाद में उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो युद्ध है इस पर विराम लग सकता है। तो रहेगी इस खबर पर भी नजर। और इसी के साथ न्यूज पंच की करते हैं शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मजोशी भरी मुलाकात की। और इस मुलाकात पर अमेरिका, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें थी। इसमें से मुलाकात से आखिर क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई थी और अब वो फैसले भी सामने आ चुके हैं। यूं तो इस मुलाकात में कई सारे महत्वपूर्ण समझौते हुए, लेकिन इन सब में एक ऐसा बड़ा फैसला है जिसको भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है। और यह फैसला है मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी देना। पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से जुड़े तहव्वुर राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। अब जब आतंकी तहव्वुर को भारत लाया जाएगा तो उसके सभी गुनाहों का पूरा हिसाब भी किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि उसे भारत कब लाया जाएगा, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आतंकी तहव्वुर राणा के बारे में। तो 26/11 के राज कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा खोलता हुआ नजर आएगा। मुंबई में जो 26/11 को जो हमले हुए थे उनका आरोपी है तहव्वुर राणा। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी है तहव्वुर राणा, जिसे अब भारत लाया जाएगा। आतंकी हमले की योजना बनाने और साथ ही अंजाम देने में दोनों में ही तहव्वुर राणा का अहम रोल है। और राणा का संबंध लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले डेविड कोलमैन हेडली से भी था। इसके साथ ही हेडली की मुंबई हमलों की योजना में भी मुख्य भूमिका थी, जिससे सीधा संबंध तहव्वुर राणा का था और अब इसे भारत लाया जाएगा। हेडली के बचपन का दोस्त है तहव्वुर राणा और सीधे तौर पर मुंबई में जो हमले हुए थे 26/11 को, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, उन हमलों को लेकर के कहीं ना कहीं चीजें अब सामने आ रही। 2009 में राणा अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। 2011 में शिकागो की एक अदालत में राणा पर मुकदमा भी चलाया गया था। इसके साथ ही भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था और अब यह मांग कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। काफी लंबे समय से यह मांग की जा रही थी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर भारत अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि क्या है। 25 जून 1997 को संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत और अमेरिका के बीच में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इसका सीधे तौर पर उद्देश्य था। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन प्रयासों में भी अहम योगदान हो, इसका भी ये उद्देश्य था। और सीधे तौर पर ये जो भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि है उसमें और क्या कुछ क्लॉज है वो आपको बता रहे हैं। अपराधी के 1 वर्ष से अधिक जेल में रहने पर प्रत्यर्पण संभव है। अगर कोई भी अपराधी 1 वर्ष तक जेल में रहता है तो उस पर प्रत्यर्पण किया जा सकता है। दोनों अनुबंध पक्षों के कानूनों के तहत कठोर सजा पर प्रत्यर्पण है। दोनों देशों के कानून के तहत अपराध एक जैसी श्रेणी में ही
होना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। इसके साथ ही किसी भी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए अब प्रत्यर्पण दिया जाएगा। तो यानी कि जो संधि है अब उसमें तहव्वुर राणा का नाम जुड़ चुका है और तहव्वुर राणा को अब जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। राजनीतिक अपराध के लिए प्रत्यर्पण नहीं दिया जाना चाहिए, राजनीतिक अपराध के लिए प्रत्यर्पण नहीं दिया जाना चाहिए, यह भी इस संधि में कहा गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर अब इस आरोपी को, इस आतंकी को अब जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता करार दिया है। आइए आपको सुनाते हैं। तहव्वुर राणा जो 26/11 के मुंबई के हमलों का एक प्रकार से प्लानिंग का मास्टरमाइंड रहा है, उसके एक्स्ट्राडिशन को अमेरिका ने मान्यता दी है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सभी भारतवासी चाहते थे कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले, हम पर हमला करने वाले इस मास्टरमाइंड को भारत को सौंपा जाए, क्योंकि हमारे लीगल और जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से हमारा अपराधी ये अपनी सजा पाए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना जो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर सबसे पहली बात तो ये भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का करते हैं। शिशिर, अगर देखा जाए तो 26/11 का जो आरोपी है आतंकी तहव्वुर राणा, उसको लेकर के तमाम चीजें और अब प्रत्यर्पण संधि की बात कहीं ना कहीं सामने आई है और इसको लेकर के लगातार अब कहा जा रहा है कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए ये सबसे बड़ी खबर इसलिए होगी और जीत इसलिए भी होगी क्योंकि इससे पहले भी जो है तहव्वुर राणा को जो है एक्स्ट्रेट करने की मांग भारत ने की थी। हालांकि तब जो ये मांग थी वो ठुकरा गई थी। उसके बाद हमने देखा कि फिर से एक बार 2019 और 20 में देखा जाए तो फिर से ये मांग उठी थी। उसके बाद एक पूरी लीगल प्रोसेस को फॉलो किया गया था। तहव्वुर राणा इससे पहले अगर देखा जाए तो उनको जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनेक्ट भी करा गया था और साथ ही साथ जो भी इस पूरे केस में जो सबूत है वो भी पेश किए गए थे यूएस कोर्ट में। और उसके बाद अब यूएस कोर्ट ने हालांकि ये अनुमति दी है कि तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन इंडिया में हो सकता है, लेकिन उससे पहले यूएस में अगर बात करें तो यूएस में भी अलग अलग कोर्ट के दरवाजे जो है भारत ने लगातार खटखटाए है और उसके बाद ये प्रोसेस जो है अब कंप्लीट हुई है। इससे पहले तहव्वुर राणा ने जो है एक रिट पिटीशन भी यूएस कोर्ट में दायर की थी एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ। हालांकि वो जो रिट पिटीशन थी उसको भी जो है यूएस कोर्ट ने जो है खारिज किया है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक सिंपल प्रोसेस नहीं है कि भारत ने अगर देखा जाए तो तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन की मांग की और वो मांग जो है वो पूरी करने वाले है यूएस कोर्ट। अभी इसके लिए एक पूरा एक प्रोसेस था जिसको फॉलो किया गया और उसके बाद जो है अब ये एक्स्ट्राडिशन जो है तहव्वुर राणा का भारत को होने वाला है। इससे दो महत्वपूर्ण इसमें जो है बातें सामने निकल के आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत जिस प्रकार से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कहता रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो इसके पीछे है, साथ ही साथ लश्कर ए तैयबा जो संगठन जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके पीछे है, तो इसकी जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए तहव्वुर राणा एक अहम कड़ी होगा। और इसीलिए हमें अगर देखना होगा कि तहव्वुर राणा का रोल इसमें क्या था। जिस प्रकार से वो जानकारी प्राप्त है, जो कोर्ट में जानकारी डेविड कोलमैन हेडली ने, जो कि तहव्वुर राणा का अगर कह सके तो साथीदार था, जो कोर्ट में दी उसके अनुसार जो है तहव्वुर राणा वो इंसान है जिसने डेविड हेडली के लिए यहाँ पर जो वीज़ा था वो बनाया था और साथ ही साथ तहव्वुर राणा जो है खुद जो है भारत आया था और भारत में मुंबई में, हालांकि इस अटैक से पहले जो है तहव्वुर राणा एक होटल में भी यहाँ पे रुका था। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें जो है वो इस केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पुख्ता है। दूसरी बात इसमें यह भी है, जैसे हमने कहा कि काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, खासतौर पर लश्कर तैयबा का नाम सामने आ रहा था, तो अब ये लिंक लश्कर तैयबा से भी जोड़ी जाएगी और इसीलिए जब तहव्वुर राणा की जब एक्स्ट्राडिट होगा और उसके बाद जब उससे पूछताछ होगी तो जाहिर सी बात है इन सभी मामलों का खुलासा होगा कि किस प्रकार से 26/11 का अटैक जो है वो किया गया था। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, और इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर देखिए तो अब इस मामले में देखना होगा कि आतंकी को कब भारत लाया जाता है, इस पर नजर रहेगी लगातार। लेकिन इसी के साथ जो दूसरी खबर है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ बाप पर अश्लील टिप्पणी या यूं कहे कि कमेंट करने की वजह से रणवीर अब लगातार मुश्किलों में फंसे हुए हैं और इन्हीं मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए रणवीर ने आज सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें फटकार ही लगी।
दरअसल रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ पूरे देश भर में कई शिकायतें एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से भी रणवीर को तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई की जो गुहार है उसको खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई की तारीख पहले से ही तय कर दी गई है और उसी दिन सुनवाई होगी। आपको बता दें कि खार पुलिस ने भी रणवीर अलाहाबादिया को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, तो वहीं दूसरा समन असम पुलिस ने भेजा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए और अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ गुहार रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से लगाई गई ग्राफिक्स के जरिए। तो रणवीर आज अपनी पुकार के जरिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने जमानत की अर्जी दी, यानी कि अग्रिम जमानत की अर्जी देते हुए वो नजर आए। अलग अलग एफआईआर जो पूरे देश भर में अलग अलग एफआईआर की गई हैं, वो सभी एफआईआर एक साथ जोड़ी जाएं, ये भी बात अपने उन्होंने इस याचिका में कही है। इसके साथ ही वकील ने तत्काल सुनवाई का भी अनुरोध किया, यानी कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, ये बात भी कही गई। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने तत्काल सुनवाई की मांग को सीधे तौर पर ठुकरा दिया और कहा कि जिस दिन सुनवाई होनी है, सुनवाई उसी दिन होगी। सीधे तौर पर इस मांग को ठुकरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले से तय तारीख पर ही सुनवाई की जाएगी, यानी कि जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से अपने शो के दौरान भद्दी टिप्पणियां की थी और भद्दी टिप्पणियों पर पूरे देश भर में शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई पुलिस और असम पुलिस भी लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। 5 दिनों के भीतर पेश होने के लिए नया समन भी अब जारी किया गया है इनके खिलाफ। हालांकि देखना होगा इसके बाद में ये कब पेश होते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो समय रैना के अतिरिक्त समय की मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि और ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर ने जमानत की अर्जी दी, यानी कि जो गिरफ्तारी से पहले जो अर्जी दी जाती है अग्रिम जमानत अर्जी, वो भी दी। और ऐसे में अब देखना होगा कि जब ये सुनवाई होगी तो सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। इस वक्त नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारी शिकायतें और एफआईआर तो पूरे देश भर में दर्ज की गई है, पुलिस भी लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन अब इन तमाम शिकायतों को लेकर जो आरोपी है या यूं कहें कि जो यूट्यूबर है वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और रणवीर इलाहाबादिया उनके जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करी है कि यूट्यूबर के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में जो एफआईआर दर्ज है वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट उनको एक ही साथ उस पूरे मामले की सुनवाई करे और जो यूट्यूबर है उसको अलग अलग जगह जाना ना पड़े और समय है वो ना लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही जो तत्काल सुनवाई की जो बात है वो भी यूट्यूबर के वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर दिया और कहा है कि आप सीधे रजिस्ट्री के पास जाइए, जो दिन तय होगा उसी दिन मामले की सुनवाई होगी। और आपको खुद पता है कि जो खार पुलिस स्टेशन है उन्होंने सम्मन कर रखा है। कल भी पूछताछ के लिए बुलाया था रणवीर अलाहाबादिया को, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुआ। और इसके साथ साथ ही असम पुलिस है उन्होंने भी सम्मन भेजा है यूट्यूबर के खिलाफ कि वो जो पुलिस है उसकी जांच में सहयोग करे, लेकिन यूट्यूबर अभी ना तो मुंबई पुलिस के सामने पहुंचा है और ना ही असम पुलिस के सामने पहुंचा है। अब आज का भी दिन है जो यूट्यूबर है खासतौर से रणवीर अलाहाबादिया कि वो मुंबई में खार पुलिस स्टेशन में जाए और अपना जो बयान है वो दर्ज करे। पहले रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से ये कहा गया था कि पुलिस उनके घर पर आकर उनका जो बयान है वो ले सकती है, लेकिन पुलिस ने स्वीकार कर दिया और ये कहा कि नहीं, उनको पुलिस स्टेशन में आना होगा और उनसे जो पूछताछ है वो की जाएगी। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी धक्का लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रॉपर चैनल है उसी के थ्रू आप आइए, तभी आपके मामले की जो सुनवाई है वो होगी। और जल्दी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, जैसे दूसरे सामान्य केस हैं उसी के तहत इस मामले की भी सुनवाई होगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए नीरज। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई की। जी हां, मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें नजर आ रही है। वजह है आरबीआई के एक्शन। दरअसल आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मुंबई पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक के कामकाज पर आरबीआई ने रोक लगाते हुए नया लोन देने और पैसे जमा करने पर रोक लगाई है और आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स की मुसीबत बढ़ चुकी है।
ग्राहकों में हड़कंप मच गया है। कस्टमर्स अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं और जिन लोगों की जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में है वो भी फंसी हुई है। फिलहाल ये प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि मुंबई, ठाणे, पालघर में इस बैंक की कुल 26 ब्रांचें हैं और सूरत में 2 ब्रांच है। बैंक में खाता धारकों की संख्या भी लाखों में है। करेंगे चर्चा आज इसी को लेकर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। तो जिस तरीके से कई सारे प्रतिबंध इस वक्त इस बैंक पर लगाए गए हैं और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो बैंक बंद होने की वजह वो क्या है, वो भी आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। जहां मार्च 2024 में अगर हम देखें तो 22.78 करोड़ का घाटा इस बैंक को हुआ था, न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक के लिए, जिसको ये घाटा हुआ। और मार्च 2023 की जब हम बात करते हैं तो 30.75 करोड़ का घाटा बैंक को हुआ और इन तमाम घाटों को देखते हुए आरबीआई की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। बैंक का लाइसेंस फिलहाल अभी रद्द नहीं किया गया है क्योंकि ये जो प्रतिबंध है वो अभी सिर्फ 6 महीने के लिए लगाए गए हैं, यानी कि अगर 6 महीने में चीजें सुधरती हैं तो ये प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ग्राहकों के पैसे सुरक्षित करने के लिए भी आरबीआई की तरफ से कदम उठाया गया है, यानी कि जिन ग्राहकों का पैसा इस बैंक में जमा है, जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी है इस बैंक में, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंक का जो लाइसेंस है वो फिलहाल रद्द नहीं किया गया है। 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो और इसी के साथ अगर हम देखें तो बैंक के लाइसेंस फिलहाल अभी रद्द नहीं किया गया है। और इसके साथ ही बैंक बंद होने की वजह क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। लोगों में पैसे निकालने की इस वक्त होड़ लगी हुई है। वहां पे ये तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि जो तमाम कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि उनका बैंक जो है उसे बैन कर दिया गया है, वो बंद हो गया। इसलिए हर कोई अपनी जिंदगी भर की जो पूंजी है, जो कमाई है, उसे लेने के लिए बैंक पहुंच रहा है। आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं, 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं, खासतौर पर ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए कि जिन ग्राहकों का पैसा इस बैंक में जमा है उसको देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि बैंक के कामकाज पर रोक लगाई गई है, नया लोन देने के लिए और पैसे जमा करने पर भी रोक फिलहाल लगाई गई है। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं 6 महीने का ये प्रतिबंध है और 6 महीने में अगर हालात जो है बैंक के वो सुधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। बैंक पर अनियमितताओं का भी आरोप लगा हुआ है। तो ये तमाम वो वजह है जिनकी वजह से ये निर्देश या यूं कहे कि आरबीआई ये एक्शन लेता हुआ नजर आया। मौजूदा कैश की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है जिसको देखते हुए ये निर्देश आरबीआई ने दिए गए हैं। हालांकि सिर्फ 5 लाख तक पैसा निकालने की अनुमति आरबीआई ने फिलहाल बैंक को दी है, यानी कि 5 लाख तक का अगर आपका अमाउंट है तो उसे आप निकाल सकते हैं। लॉकर से पैसे जो है वो ग्राहक निकाल सकते हैं अपने लॉकर के जरिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या आखिर इस बैंक पर जब प्रतिबंध लगाए गए हैं इससे कहीं ना कहीं जो आम ग्राहक है, जो इस बैंक के ग्राहक है, उनको समस्या हो रही है और इसीलिए वो लंबी लंबी कतारों में इस वक्त बैंक पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ जो ग्राहक लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनाते हैं। कल से ही रात से ही सबको न्यूज़ आया है, किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। कल भी जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि लोगों के पैसे ऑलरेडी डिपॉजिट उन्होंने ले लिए हैं और ट्रांजैक्शंस कुछ भी नहीं हो रहे। कल रात को भी हम लोग ने इंटरनेट बैंकिंग ट्राई किया, मोबाइल ऐप का ट्राई किया, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे। तो बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं। कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाल, कुछ बोला नहीं। तो बोलना चाहिए ना कि बाबा इसी आगे वाली बात है, कुछ नहीं बोला तो हम अभी क्या कर सकते हैं इनको। हम लोगों का एमडी विमडी है, सब लॉकर में सब है, कुछ कैसे करेंगे। तो देखिए जो आम जनता है उसकी बात हम आपको सुना रहे थे कि आखिर आम जनता, जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक है इस बैंक के, वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्यामा इस वक्त जुड़ रही है मुंबई से, सीधा होने का रुख करेंगे। श्यामा, आरबीआई की तरफ से तो ये एक्शन लिया गया, लेकिन इस एक्शन ने कहीं ना कहीं जो बैंक के ग्राहक है उनकी टेंशन इस वक्त बढ़ा दी है और साथ ही ग्राहकों को भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया। जी कृतिका, ऐसे समय में जब कोऑपरेटिव बैंक्स की पहले भी हमने देखी कि आरबीआई डायरेक्टिव्स के थ्रू जब ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है जहां पे 6 महीने का बैन लगता है या उससे लंबे समय का बैन लगता है सारे ही वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस पर, तो सबसे बड़ा इसमें जो पिसता है वो बैंकिंग कस्टमर होता है। और वो इसलिए क्योंकि लेन देन के तो उनके सारे खर्चे शुरू रहते हैं लेकिन बैंक उन्हें पैसा निकालने नहीं देता है। यहाँ पर भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भी सिमिलर स्थिति हुई है जहाँ पर वो 6 महीने तक के लिए कोई भी
सेविंग्स अकाउंट हो या उनका जो रिकरिंग डिपॉजिट हो या जो करंट अकाउंट होगा, वहां से वो पैसे नहीं निकाल सकते हैं। बैंक हालांकि उन्हें कह रहा है कि ये 3 महीने तक अवधि है इनके पास में, उसके बाद वो निकाल पाएंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लॉकर का इस्तेमाल उन्हें करने दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी जिस तरीके से आप भीड़ देख रही हैं, मुश्किल हो जा रहा है कि सभी को एक साथ ऑपरेट करने दिया जाए। जो इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, उसके तहत अगर बैंक अनफॉर्चुनेटली डूबता है या बंद होता है तो लोगों को 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो मिल पाएगा, लेकिन उसके ऊपर में बिल्कुल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल अगर हम बात कर लें तो जो बैंक है आरबीआई, वो इस बैंक को लगातार कह सकते हैं कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देते जा रहा होगा। डिसीजन पे वो पहुंचते हैं, वहां पर वो साफ कहते हैं कि लगातार उन्हें नज किया जाता है, लगातार उन्हें कहा जाता है कि आप चीजें ठीक करें, और जब ये चीजें ठीक होती हुई नहीं नजर आती है तभी जाके आरबीआई एक्शन लेता है। और यहाँ पर भी उन्होंने साफ कहा है कि जनता की, कस्टमर्स के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, और जाहिर सी बात है आने वाले समय में उसके जो मैनेजमेंट है उसको देखा जाएगा, ठीक किया जाएगा, और उसी के बाद में कोई भी रिस्ट्रिक्शन को उठाने का निर्णय लिया जाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कुल मिलाकर जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देशों को ध्यान में रखा गया है, ग्राहकों की जो परेशानी है उनको ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी न्यूज पॉइंट में, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे भारत की समृद्धि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज का महत्वपूर्ण योगदान है, और इन उद्यमों को भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय आर्थिक, तकनीकी और मार्केट लिंकेज जैसी सहायता प्रदान कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मंत्रालय के पास आपके व्यवसाय को बढ़ाने, नई मशीन और तकनीकी तथा कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीएम विश्वकर्मा, पीएमईजीपी जैसे अनेक योजनाएं हैं। अपने सपने को साकार करने और एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज ही उद्यम पंजीकरण करें, जो कि सरल और बिल्कुल मुफ्त है। हर एमएसएमई बनेगी अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब रूस यूक्रेन की, जिसका बीच में युद्ध चले आ रहे लगभग 3 साल पुराने युद्ध के खत्म होने की अब एक उम्मीद नजर आने लगी है। आज अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच काफी अहम वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के साथ शांति वार्ता में यूक्रेन भी शामिल होगा, यानी कि इस वार्ता में युद्ध खत्म होने का रास्ता निकलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रूस के सामने शांति प्रस्ताव रख चुके हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आज जो वार्ता होगी, उस वार्ता के बाद में क्या रूस यूक्रेन के बीच जो जंग लगातार जारी है, उस जंग को डोनाल्ड ट्रंप रोक पाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी दिया गया है इस जंग को लेकर, और उन्होंने कहा है कि आज जो ये बैठक होगी, आज जो ये वार्ता होगी, उसमें तीनों देश आमने सामने होंगे। रूस के साथ शांति वार्ता में यूक्रेन भी शामिल होगा। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो यूक्रेन की तरफ से एक ऑफर और पहले से ही रूस को दिया जा चुका है, और अमेरिका का भी जिक्र उसमें किया गया था। अमेरिका और रूसी अधिकारी आज म्यूनिख में मुलाकात करेंगे, वहां बैठेंगे। एक साथ बैठने के बाद में कहीं ना कहीं से युद्ध विराम को लेकर चर्चा की जाएगी। वार्ता में यूक्रेन को भी फिलहाल आमंत्रित किया गया है, और इस वार्ता के बाद में कुछ ना कुछ रास्ता इस युद्ध को खत्म करने का निकलता हुआ नजर आएगा। अमेरिकी और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच भी बात हुई है, जिसके बाद में ये कहा जा रहा है कि इस वार्ता में काफी अहम बात हो सकती है। संघर्ष का हल करने के लिए कोई ठोस कूटनीति की जरूरत है।
सीधे तौर पर हम देखें तो संघर्ष का जो हल है उसे निकालने की कोशिश होगी। वार्ता को लेकर यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और वार्ता से बाहर रखे जाने को लेकर उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की है। ऐसे में देखना होगा कि आज की जो ये महत्वपूर्ण वार्ता है उसमें क्या उपाय निकाला जाएगा या किस तरीके से युद्ध पर विराम लगाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो उसे लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब क्या ये माना जाए आज की जो वार्ता है वो काफी अहम है और इस युद्ध पर विराम लगने की संभावना है? ये बड़ा सवाल है और अगर म्यूनिख की जो वार्ता आज होने वाली है उसकी बात की जाए तो आपने ठीक कहा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वो आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ मिलने वाले हैं, बैठक होने वाली है। लेकिन इस बैठक में क्या रशिया अपना डेलीगेशन भेजेगा या नहीं, इसके ऊपर कोई साफ अभी तक रशिया की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई है। इनफैक्ट अगर अब तक बात की जाए तो कन्फर्म अभी तक रशिया ने अपना कोई डेलीगेशन इस म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल हर बार यही आकर खड़ा हो रहा है कि जब तक तीनों देश बैठकर बात नहीं करते और एक तरह से हल निकालने की कोशिश नहीं करते, कोई सोल्यूशन इसका निकलना मुश्किल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या रशिया का डेलीगेशन आता है और इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेता है, शिरकत करता है और इसके ऊपर क्या आमने सामने बैठकर कोई आखिरी में हल निकाला जाएगा, जिसकी संभावनाएं अभी भी काफी कम दिख रही है। क्योंकि एक यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है वो भी इसमें एक बड़ा कैंडिडेट है। अगर बात की जाए इंटरेस्ट की तो जब तक इन सभी को ना मिला लिया जाए और बात ना की जाए तो कोई सोल्यूशन निकलना मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल इस बैठक पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो आज की जो ये वार्ता है वो अपने आप में काफी खास और काफी अहम है। नजर इस वार्ता पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और अब सीधा आपसे मुलाकात होगी सोमवार को सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।